Mozart. It's the classic, it's classical, go hard. Urban Blacksmith, Black Mr. Mozart. हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब। हमारे क्विक रिवीजन सीरीज़ में आप लोगों का पुनः स्वागत है। कम समय में पूरे सिलेबस को पूर्ण करने के उद्देश्य से या पूरे सिलेबस का क्विक रिवीजन के उद्देश्य से हम ये सीरीज़ चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने पूर्ववर्ती क्लास में छत्तीसगढ़ का संपूर्ण भूगोल देखा है। इस क्लास में हम ऐसे फैक्ट को पढ़ रहे हैं जो सर्वाधिक बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। चूँकि ये क्विक रिवीजन है तो मोस्ट आईएमपी फैक्ट को इसमें शामिल किया गया है और ये बाकी क्लासेस की तुलना में थोड़ा सा फास्ट होगा। आप इसका पीडीएफ अनिवार्य रूप से डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ किसी अन्य प्रकार की सहायता के लिए आप दिए गए इस नंबर पर हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। बिना देर किए हम शुरू करते हैं। पूर्व पाषाण काल के औजार मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये महानदी घाटी और रायगढ़ जिले के सिंघनपुर गुफा से प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ का भीमबेटका किस गुफा को कहा जाता है? तो रायगढ़ जिले में जो कि सिंघनपुर की गुफा है, जो छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम गुफा जो है वो आपकी कही जाती है, उसको छत्तीसगढ़ का भीमबेटका का संज्ञा दिया गया है। इस सिंघनपुर की गुफा की खोज सबसे पहले 1910 में किसने की? तो एंडरसन के द्वारा खोज किया गया है। सिंघनपुर गुफा किस पहाड़ी के गिरिपाद अर्थात दक्षिण दिशा में स्थित है? तो ये चंवर ढाल पहाड़ी के गिरिपाद पर स्थित है, जो कि बेसिकली हसदेव और मान नदी बेसिन का क्षेत्र कहलाता है। सिंघनपुर गुफा में 1923 से 1927 तक किसने विस्तृत अन्वेषण कार्य किया है? तो ये अन्वेषण कार्य जो है वो आपका अमरनाथ दत्त ने किया है, जो कि पेशे से रेलवे में जो है वो आपके इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। सिंघनपुर की चित्रकारी किस रंग की है? तो यहाँ की चित्रकारी गहरे लाल रंग की है। संभवतः आयरन ऑक्साइड के चलते ये गहरा लाल रंग जो है वो आपका हुआ है वहाँ पे। और यहाँ सिंघनपुरी गुफा में किस प्रकार की आकृतियाँ मिलती हैं? तो यहाँ पे सीढ़ी नुमा जो है वो आपका मानव आकृति मिलती है और मुखौटा लगाए हुए मनुष्य की आकृति मिलती है। ये दोनों आकृतियाँ विशेष रूप से आप याद रखिएगा। सिंघनपुर की गुफा के जो शैल चित्र हैं वो किन विदेशी शैल चित्रों से समानता रखते हैं? तो मैक्सिकन, स्पेनिश और ऑस्ट्रेलियाई जो भित्ति चित्र हैं उनसे समानता रखता है सिंघनपुर गुफा के आपके चित्र। सिंघनपुर गुफा या सिंघनपुर क्षेत्र से पूर्व पाषाण कालीन 5 कुल्हाड़ियाँ किसने प्राप्त की हैं? तो मनोरंजन घोष के द्वारा ये 5 कुल्हाड़ी प्राप्त किया गया यहाँ से। सिंघनपुर गुफा का मुख किस दिशा की ओर है? तो ये साउथ की ओर है, दक्षिणाभिमुखी है या फिर दक्षिण दिशा की ओर है। पंडरिया के पास हाप नदी से किस प्रकार का पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे असलूय पद्धति से बना हुआ 1 फुट का हस्तकुठार। हस्तकुठार मतलब एक प्रकार की कुल्हाड़ी नुमा औजार मान सकते हो, जो यहाँ से प्राप्त हुआ है। शक्ति के पास गुंजी से किस प्रकार के पाषाण उपकरण मिले हैं? तो यहाँ पे चॉपर प्रकार के बाटिकास्म जो हैं वो आपके मिले हैं। इसके बाद आप जान लीजिए कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा किसको कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा बोतलदा की गुफा को कहते हैं। याद रखिएगा, यदि आपको लंबी गुफा पूछेगा बेटा तब आप बोतलदा की गुफा आंसर लेना, लेकिन यदि आपको गहरी गुफा पूछेगा तब आपको उत्तर लेना पड़ेगा कुटुम्बसर गुफा। और ये कुटुम्बसर गुफा जो है वो कांगेर नैली नेशनल पार्क में बस्तर में जो है वो आपका पड़ता है। ये गहरा गुफा कहलाएगा। साल्हे टेकरी जो कि कांकेर में है, यहाँ से कितने वर्ष पुराने पाषाण के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो 3 लाख वर्ष पुराने पाषाण के उपकरण यहाँ से मिले हैं। मध्य पाषाण युग के लंबे फलक और अर्धचंद्राकार लघु पाषाण के औजार कहाँ से मिले हैं? तो ये रायगढ़ जिले के कबरा पहाड़ से मिला है। रायगढ़ जिले के कबरा पहाड़ से इस प्रकार जो हैं अर्धचंद्राकार आपका लघु फलक वाले जो आपके औजार हैं वो आपके प्राप्त होते हैं। ठीक है, कबरा पहाड़ को याद रखिएगा, यहाँ पे इस प्रकार के औजार देखने को मिलते हैं। बस्तर जिले में मध्य पाषाण काल के उपकरण मुख्य रूप से किन स्थानों से मिलते हैं? तो बस्तर में जो कालीपुर है, गढ़धनोरा, खड़क घाट, गढ़चंदेला, यहाँ से जो हैं वो आपके मध्य पाषाण कालीन औजार प्राप्त होते हैं। ठीक है,
इसके बाद कबरा पहाड़ के शोधकर्ता कौन थे, तो याद रखेंगे अमरनाथ दत्त। मैंने अभी बताया था कि ये पेशे से रेलवे में इंजीनियर थे, है ना। लाल या गेरुए रंग की छिपकली, घड़ियाल और सांभर का चित्र कहाँ से मिलता है, तो कबरा पहाड़ से मिलता है। इसके अलावा बाघ से भयभीत हुए मनुष्य का चित्र कहाँ से मिलता है, तो ये भी कबरा पहाड़ से मिलता है। तो रायगढ़ जिले में जो कबरा पहाड़ है वहाँ याद रखना आप लाल छिपकली, घड़ियाल और सांभर का चित्र मिलता है। इसके अलावा बाघ से डरे हुए एक व्यक्ति का चित्रण भी कबरा पहाड़ में मिलता है। उत्तर पाषाण युग के औजार महानदी घाटी, सिंघनपुर और किस जिले के धनपुर से प्राप्त हुआ है, तो जो धनपुर है वो जीपीएम में आता है, गौरेला पेंड्रा मरवाही में आता है, और महानदी घाटी और जो आपका सिंघनपुर है ये अपना रायगढ़ जिले में आता है। ठीक है। नवपाषाण काल के चित्रित हथौड़े, चित्रित नहीं है ये एक्चुअल में छिद्रित हथौड़े है, ठीक है, बालोद जिले के किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं, तो ये अर्जुनी और चितवा डोंगरी से प्राप्त होते हैं। ठीक है। नवपाषाण काल के छिद्रित हथौड़े राजनांदगांव और रायगढ़ जिले में कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो राजनांदगांव के बोन टीला से मिलते हैं, और रायगढ़ में ये टेरम से जो है वो आपके प्राप्त हुए हैं। चितवा डोंगरी के बारे में देख लेते हैं। चितवा डोंगरी जो कि बालोद जिले में स्थित है, इसके शैल चित्रों की खोज किसने की, रमेंद्रनाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल ने खोज किया है। चीनी कला की अभिव्यक्ति और ड्रैगन की आकृति वाले नवपाषाणकालीन 27 शैल चित्र कहाँ से मिले हैं, तो इस प्रकार के 27 शैल चित्र चितवा डोंगरी की 3 गुफाओं से प्राप्त होते हैं। कितनी गुफाओं से, 1 2 3 गुफाओं से चीनी कला की अभिव्यक्ति वाले 27 जो हैं वो आपके शैल चित्र प्राप्त होते हैं, जहाँ पे दुर्लभ ड्रैगन की आकृति जो है वहाँ पे दर्शाई गई है। रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित सीता बेंगरा और जोगी मारा की गुफा की खोज 1848 में किसने की है, तो कर्नल आउसले के द्वारा जो है किया गया है। शिष्यों को प्रवचन देते हुए सन्यासी का शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये सीता बेंगरा और जोगी मारा गुफा से प्राप्त हुआ, जो कि रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। तो ये मोटा मोटा मान लीजिए कि ये रामगढ़ की पहाड़ी है, जिसमें जो सीता बेंगरा गुफा है और ये जो जोगी मारा गुफा है, यहाँ पर प्रवचन देते हुए एक सन्यासी का जो है वो आपका शैल चित्र प्राप्त हुआ है। और इस गुफा की खोज जो है 1848 में किसने किया है, कर्नल आउसले ने किया है। ठीक है। उड़न तस्तरी और छोटे कद के मानव आकृति के चित्र कहाँ से मिले हैं, ठीक है, जिसको रुहेड़ा भी कहा गया है इस प्रकार की मानव आकृतियों को, तो ये कांकेर के चंदेली से मिले हैं। चारामा जो कि कांकेर में है के शैल चित्रों में किस प्रकार की विशेष आकृति मिली है, तो यहाँ एलियन के जैसे आकृति देखने को मिलता है। तो जो कांकेर का चंदेली है और चारामा है, यहाँ पे एलियन की उड़न तस्तरी या फिर इस प्रकार के एलियंस जैसे मानव के चित्र जो हैं वो आपके प्राप्त होते हैं। इसके बाद याद रखिएगा कि बालोद जिले के महापाषाणीय स्मारकों को किन रूपों में विभाजित किया गया है। ये अलग अलग जो है कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है, जैसे कि मेहनीर, कैर्न, प्रस्तर, वृत्त, सिस्ट, डोलमेन, कैपस्टोन आदि अलग अलग रूपों में इनको जो है विभाजित किया गया है। जो ये महापाषाणिक स्मारक प्राप्त हुए हैं उनको, उनकी आकृति के आधार पर इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया गया है। बालोद जिले के किस स्थान से लगभग 500 महापाषाणक स्मारक प्राप्त हुए हैं, जिसकी खुदाई 1956 से 57 में डॉक्टर एम जी दीक्षित, मोरेश्वर गंगाधर दीक्षित इनका पूरा नाम है, इनके द्वारा की गई थी। तो ये आपका बालोद जिले के धनोरा से प्राप्त हुआ है। तो ये बालोद जिले का धनोरा मान लीजिए, और इस शख्स को आप मान लीजिए आपका एम जी दीक्षित जी, ठीक है, जिनके द्वारा जो है यहाँ पे 500 महापाषाणिक स्मारक खोजे गए और उनको उनकी आकृति के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जो नाम मैंने अभी आपको बताए। बस्तर क्षेत्र के मसेनार, डिलमिली, चित्रकूट आदि स्थानों से वीर नायकों के सम्मान में स्थापित क्या प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ से अनेक काष्ठ स्तंभ मिले हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ से, मसेनार, डिलमिली और चित्रकूट से काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुए हैं। कोंडागांव जिले के किस स्थान से ताम्रपाषाण कालीन आवास का घेरा मिला है, तो ये मिला है गढ़धनोरा से। तो कोंडागांव याद रखिएगा, गढ़धनोरा याद रखिएगा, यहाँ पे ताम्रपाषाण कालीन आवास का घेरा मिला है। दंतेवाड़ा जिले के किस स्थान से पाषाण घेरे के अवशेष मिले हैं, तो गामावाड़ा नामक स्थान से पत्थर के घेरे
या आपका पाषाण घेरे के साक्ष्य मिले हैं, जो कि दंतेवाड़ा जिले में पड़ता है। बिलासपुर के किस स्थान से महापाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बिलासपुर के मल्हार से प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ का प्रथम पुरातत्ववेत्ता किसको माना जाता है? तो पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी को छत्तीसगढ़ का पहला पुरातत्ववेत्ता माना जाता है। कांकेर जिले की गोटी टोला पहाड़ी में स्थित मणि पर्वत गुफा में किस विशेष प्रकार की मानव आकृति उकेरी गई है? तो यहाँ पे त्रिशूल पकड़े मानव की आकृति उकेरी गई है। ठीक है, तो याद रखेंगे कांकेर का ये गोटी टोला, यहाँ पे त्रिशूल पकड़े मानव की आकृति जो है वो आपका प्राप्त हुई है। उसी प्रकार कांकेर के चारामा के खैरखेड़ा पहाड़ी पर स्थित नौकर गुंडा सेल चित्र में क्या दर्शाया गया है? तो प्रत्यंचा बाण चढ़ाने का चित्रण, एक व्यक्ति जैसे कि किसी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाता है ना, उस प्रकार का चित्र मिला है। कहाँ से मिला है? तो ये चारामा विकासखंड के खैरखेड़ा पहाड़ी से मिला है। वहाँ पे नौकर गुंडरा नामक शैल चित्र है, वहाँ पे प्राप्त हुआ है। क्लियर? उड़कुड़ा जो कि कांकेर में है, वहाँ से किस प्रकार के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? तो वहाँ पे उत्सव से संबंधित जो है वो आपका शैल चित्र देखने को मिलते हैं। कांकेर के गाड़ा गौरी में किस विशेष जीव की अनुकृति का शैल चित्र मिला है? तो कांकेर के गाड़ा गौरी में शेष नाग की आकृति जो है वो आपका प्राप्त हुई है। वाद्य यंत्र तंबूरा का शैल चित्र छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राप्त होता है? तो कांकेर के घोटिया से प्राप्त होता है। तो ये तीनों जगह कांकेर के शैल चित्र हैं, याद रखेंगे। कांकेर के उड़कुड़ा से उत्सव का शैल चित्र मिला है, कांकेर के गाड़ा गौरी से शेषनाग का शैल चित्र मिला है, कांकेर के घोटिया से तंबूरा का शैल चित्र प्राप्त हुआ है। प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के मध्य का संक्रमण काल क्या कहलाता है? तो उसको अपन आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में आयातित वस्तुओं में कौन सी धातु शामिल थी जो संभवतः छत्तीसगढ़ से आयात की जाती थी? तो वो है टीन। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में भी टीन का एकमात्र उत्पादक राज्य हमारा छत्तीसगढ़ है। तो ऐसा माना जाता है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन था, उस समय छत्तीसगढ़ से टीन आयात वो करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की मोम सांचा पद्धति को वर्तमान में बस्तर के किस शिल्प के नाम से जानते हैं? तो वर्तमान में इसको घड़वा शिल्प कहते हैं। ये जो आपका घड़वा शिल्प आप देख पा रहे हो, ये सिंधु घाटी सभ्यता में भी विद्यमान थी। उस समय उसको मोम सांचा पद्धति उन लोग कहते थे, और ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ में घड़वा शिल्प के नाम से प्रसिद्ध है। वीणा वादक जिसको हार्पर कहा गया है तथा नृत्यरत पुरुष का शैल चित्र कहाँ से मिलता है? तो ये रायगढ़ के ओंगना से मिलता है। याद रखेंगे कि रायगढ़ के ओंगना से ऐसा शैल चित्र मिला है जिसमें एक आपका शैल चित्र ऐसा है कि जो वीणा बजा रही है, ठीक है, वो हार्पर है, और उसके सामने एक पुरुष जो है वो आपका नृत्य कर रहा है। ठीक है। त्रिभुज, वर्ग, अंडाकार तथा आधे उगते हुए सूर्य के प्रतीकों का चित्रांकन कहाँ से मिलता है? तो ये रायगढ़ के पझरा पानी से मिलता है। तो रायगढ़ का पझरा पानी याद रखना, जहाँ पे वर्ग की आकृति, त्रिभुज की आकृति, ऐसा अंडाकार आकृति, उगते हुए सूरज की आकृति के चित्र यहाँ से मिलते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सभी काल के साक्ष्य मिलते हैं? तो वो है आपका रायगढ़ जिला। याद रखेंगे रायगढ़ जिले को शैलाश्रयों का गढ़ कहा जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा गुफा, सबसे ज़्यादा जानकारी रायगढ़ जिले से प्राप्त होती है। रायगढ़ के किस स्थान के शैल चित्र अंधेरे में चमकते हैं? तो खैरपुर, याद रखिएगा, खैरपुर का जो शैल चित्र है वो अंधेरे में चमकता है। रायगढ़ के किस स्थान के शैल चित्रों की यह विशेषता है कि उनमें एक भी मानव आकृति नहीं है? तो वो आप याद रखना, कर्मागढ़। कर्मागढ़ के जो आपके शैल चित्र हैं वहाँ पे पशु, पक्षी, वृक्ष, ये सब के जो है वो आपको चित्र मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे मानव का चित्र बिल्कुल नहीं मिलेगा। कहाँ पे? कर्मागढ़ से। और कहाँ के शैल चित्र अंधेरे में चमकते हैं? तो खैरपुर के। क्या ऋग्वैदिक काल में आर्यों का विस्तार छत्तीसगढ़ में हुआ था? तो नहीं हुआ था। उनका विस्तार केवल सप्त सैंधव प्रदेश तक ही सीमित था, मतलब इस क्षेत्र में ही जो है वो आपके सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो आपके थे। हमारा छत्तीसगढ़ इधर था, यहाँ तक वो नहीं पहुँचे थे। परवर्ती वैदिक काल में नर्मदा नदी का उल्लेख किस रूप में मिलता है? तो उस समय नर्मदा नदी को रेवा के नाम से जानते थे।
पुराणों में कन्हार नदी को क्या कहा गया है? तो पुराणों में कन्हार नदी को रेणु नदी जो है वो आपका कहा गया है। किस प्राचीन ग्रंथ में पहली बार कोसल या दक्षिण कोसल शब्द का उल्लेख मिलता है? तो वो है पाणिनि का अष्टाध्यायी। पाणिनि का अष्टाध्यायी याद रखेंगे, इसी में पहली बार दक्षिण कोसल शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। वैदिक काल में किस मुनि ने विंध्याचल पर्वत पार करके अमरकंटक के रास्ते छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया? तो वो मुनि थे आपके अगस्त्य मुनि। तो अगस्त्य मुनि ने जो है वो आपका विंध्याचल पर्वत पार करते हुए आपका अमरकंटक के रास्ते छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार शुक्राचार्य के श्राप से राजा दंड का समूचा क्षेत्र अरण्य अर्थात वन बन गया, और वो क्षेत्र आज क्या कहलाता है? दंडकारण्य। तो दंडकारण्य का मतलब ही होता है दंडक धन अरण्य। दंडक मतलब दंडक राजा, अरण्य मतलब वन, अर्थात दंडक का वन। क्लियर? रामायण काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को किस नाम से जानते थे? दक्षिण कोसल बोलते थे। रामायण काल में दक्षिण कोसल की राजधानी क्या थी? तो कुशस्थली। रामायण काल में बस्तर को किस नाम से जानते थे? तो दंडकारण्य बोलते थे। और दंडकारण्य की राजधानी क्या थी? तो मधुमंत। याद रखना, दक्षिण कोसल की राजधानी क्या थी? कुशस्थली। और दंडकारण्य की राजधानी क्या थी? आपकी मधुमंत। माता कौशल्या के पिता का क्या नाम था जो कोसल प्रदेश के राजा थे? तो वो थे आपके राजा भानुमंत। भगवान राम के वनवास के बाद दक्षिण कोसल का राज्य किसको प्राप्त हुआ? तो उनके छोटे पुत्र कुश को जो है वो आपका प्राप्त हुआ था। वनवास के बाद ना बोलना चाहिए, एक्चुअल में क्या है, जब लव और कुश दोनों में राज्य का विभाजन होता है तो उत्तर कोसल का राज्य जो है वो लव को मिलता है, जो अपनी राजधानी श्रावस्ती को बनाते हैं, और दक्षिण कोसल का राज्य कुश को मिलता है, जो अपनी राजधानी अपने नाम पर कुश स्थली को बनाते हैं। वर्तमान सिरपुर वाला क्षेत्र आप मान सकते हैं। माता कौशल्या का जन्म स्थान किसे माना जाता है जिसका प्राचीन नाम चंद्रपुरी था? तो ये रायपुर का चंद्रखुरी को मानते हैं। चंद्रखुरी में स्थित माता कौशल्या का मंदिर किस काल या शताब्दी का माना जाता है? तो ये सोमवंशीय काल का माना जाता है, 8वीं से 9वीं शताब्दी के आसपास। भगवान राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा चंद्रखुरी के किस सरोवर में स्थापित की गई है? तो इस सरोवर का नाम है जलसेन सरोवर। तो याद रखेंगे, जलसेन सरोवर में भगवान राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। आगे बढ़ते हैं इसमें। छत्तीसगढ़ में भगवान राम का प्रवेश किस स्थान से माना जाता है? जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी वनवास के लिए जो है वो आपका निकले, तो वो छत्तीसगढ़ में सीतामढ़ी हरचौका नामक स्थान से प्रवेश किए थे, जो वर्तमान में एमसीबी में पड़ता है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में। भगवान राम द्वारा माता सबरी के जूठे बेर खाने की कथा किस स्थान से जुड़ी हुई है? तो ये जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण से जुड़ा हुआ है। रामायण काल में खर दूषण राक्षसों का आतंक कहाँ था, और भगवान राम ने खर का वध कहाँ पे किया? तो भगवान राम ने खर का वध जांजगीर चांपा के खरौद में किया, ऐसी मान्यता है। खरौद को प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? तो खरौद का प्राचीन नाम था इंद्रपुर। तो जांजगीर चांपा जिले का खरौद याद रखिएगा, प्राचीन नाम क्या था आपका? इंद्रपुर, जहाँ पे खर का वध हुआ था। वाल्मीकि आश्रम और लव कुश का जन्म स्थल छत्तीसगढ़ में कहाँ माना जाता है? तो तुरतुरिया, जो कि बलौदाबाजार जिले में है, उसको वाल्मीकि आश्रम के रूप में चित्रित किया जाता है। श्रृंगी ऋषि, अगस्त ऋषि, अंगिरा ऋषि और गौतम ऋषि जैसे सप्त ऋषियों का आश्रम कहाँ स्थित था जहाँ भगवान राम ने उनसे भेंट की थी? तो यह स्थान सिहावा को माना जाता है, जो कि धमतरी जिले में है। जमदग्नि ऋषि का आश्रम छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित माना जाता है? तो जमदग्नि ऋषि का आश्रम छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के देवगढ़ को माना जाता है। विश्रवा ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है? तो ये विश्रामपुर में स्थित है। ठीक है, देखो क्या है, ये सारे जो आपके ऋषि हैं ये रामायण कालीन ऋषि हैं। सीताहरण का उल्लेख छत्तीसगढ़ के किस स्थान, मतलब जहाँ से, जिसको हम पंचवटी के रूप में जानते हैं, जहाँ सीताहरण का उल्लेख हुआ था, वो किसको माना जाता है? तो कांकेर को माना जाता है। गिद्धराज जटायु की नगरी के रूप में किस स्थान को जानते हैं? तो दंतेवाड़ा के गीदम को जानते हैं। बाणासुर की नगरी के रूप में प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो बारसूर, जो कि दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, जटायु की कहानी तो आप जानते हैं। तो गिद्धराज जटायु की नगरी जो है दंतेवाड़ा के गीदम को मानते हैं। सीताहरण का उल्लेख जो है कांकेर के पंचवटी को मानते हैं, और बाणासुर की नगरी मानते हैं बारसूर को।
सुकमा जिले के किस स्थान पर भगवान राम द्वारा शिवलिंग पूजा का उल्लेख किया जाता है? तो कोंटा के इंजरम में। दंडकारण्य रामायण पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो डॉक्टर मन्नू लाल यदु के द्वारा जो है दंडकारण्य रामायण पुस्तक लिखा गया है। महाभारत में सहदेव द्वारा जीते गए राज्यों में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो प्राक कौशल के नाम से मिलता है। अर्थात ये बोल सकते हो कि महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को प्राक कौशल कहते थे। महाभारत काल में बस्तर को क्या कहते थे? तो बस्तर को कांतार या फिर आपका महाकांतार कहते थे। ठीक है। जांजगीर चांपा जिले में सक्ती के निकट गुंजी, जिसको दमोदरहा भी कहते हैं, उसको महाभारत काल में किस नाम से जानते थे? तो उसको महाभारत का काल में ऋषभ तीर्थ के नाम से जानते थे। स्थानीय परंपरा के अनुसार महाभारतकालीन राजा मोरध्वज और ताम्रध्वज की राजधानी मणिपुर को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? रतनपुर के नाम से जानते हैं। अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन की राजधानी चित्रांगदपुर का वर्तमान नाम क्या है? सिरपुर। अर्थात सिरपुर का महाभारत काल में नाम क्या था? चित्रांगदपुर। अर्जुन की पत्नी थी रानी चित्रांगदा और उनका पुत्र हुआ आपका बब्रुवाहन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भक्त राजा मयूरध्वज या मोरध्वज द्वारा अपने पुत्र के अंग को आरे से काटे जाने की कथा के कारण किस नगर का नामकरण हुआ है? तो आरंग का ये नामकरण पड़ा है। आरे से कटा हुआ अंग, इससे बना है आपका आरंग। जनश्रुति के अनुसार दुर्योधन ने लाख का महल लाक्षागृह छत्तीसगढ़ में कहाँ बनवाया था? तो महासमुंद के खल्लारी में। महाभारत के भीष्म पर्व, मत्स्य पुराण और स्कंद पुराण में महानदी को किस नाम से पुकारा गया है? चित्रोत्पला के नाम से। छत्तीसगढ़ में अगर हम महाभारतकालीन स्थिल को आपका एक नज़र में देखें तो छत्तीसगढ़ को कहते थे आपका प्राक कौशल, बस्तर को कांतार या महाकांतार कहते थे, गुंजी या दमोदरहा को ऋषभ तीर्थ कहते थे, रतनपुर को मणिपुर, सिरपुर को चित्रांगदपुर, आरंग जो कि रायपुर में है, मतलब रायपुर जिले में पड़ता है, उसको मोरध्वज की कहानी का स्थल माना जाता है, खल्लारी को लाक्षागृह के रूप में माना जाता है और महानदी को चित्रोत्पला कहते थे। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में भारत के 16 महाजनपदों में से कोसल महाजनपद के किस भाग में वर्तमान छत्तीसगढ़ स्थित था? तो कोसल के दक्षिण भाग में, तभी तो इसको क्या कहते थे आपका दक्षिण कोसल। राय बहादुर हीरालाल के अनुसार छत्तीसगढ़ नाम किस महाजनपद के नाम से अभ्रंश होकर के बना है? तो ये चेदी महाजनपद पहले कहलाता था और चेदीसगढ़ से फिर क्या बना आपका छत्तीसगढ़ बना। ऐसा माना जाता है कि चेदीसगढ़ धीरे धीरे बोलते बोलते क्या बन गया आपका छत्तीसगढ़। कौन बोलते हैं? ये हीरालाल के अनुसार जो है ऐसा माना जाता है। इतिहासकार वेलगर के अनुसार मगध के किस राजा के अत्याचार से पीड़ित 36 चर्मकार परिवारों द्वारा बसाए गए 36 घरों के कारण आज इसको हम छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ मानते हैं? तो राजा जरासंध। ठीक है, इसी के अत्याचार से पीड़ित होकर के 36 चर्मकार जो है वो यहाँ आकर के बसे और 36 घर कहलाए, फिर वो छत्तीसगढ़ बना। ऐसा मानते हैं कौन? इतिहासकार वेलगर। छत्तीसगढ़ में प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव से संबंधित साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये गुंजी या दमोदरहा से मिलता है, जिसको ऋषभ तीर्थ भी कहा जाता है, और बूढ़ी खार मल्हार से मिलता है। तो बूढ़ी खार मल्हार बिलासपुर जिले में आएगा और जो गुंजी है दमोदरहा वो सक्ती जिले में आएगा। 15वें जैन तीर्थंकर धर्मनाथ का जिनालय कहाँ है? तो ये नवा रायपुर में है। 16वें जैन तीर्थंकर शांतिनाथ से संबंधित क्षेत्र कहाँ है छत्तीसगढ़ में? तो भाटागुड़ा आपका बस्तर है, जहाँ शांतिनाथ जी की 3 फीट ऊंची प्रतिमा जो है वो आपका प्राप्त हुई है। 23वें नंबर के जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ से संबंधित स्थल कौन सा है? तो नकपुरा आपका दुर्ग। 24वें नंबर के तीर्थंकर महावीर स्वामी जी से संबंधित प्राचीन भांड-देवल मंदिर कहाँ है? तो फेमस है भांड-देवल मंदिर, ये आरंग में पड़ता है और आरंग को किसके नाम से भी जाना जाता है? आरंग को मंदिरों की नगरी भी कहते हैं। जैन तीर्थंकरों की नग्न मूर्तियाँ कहाँ से मिली हैं? तो गौरेला पिंडर मरवाही के धनपुर से मिला है। धनपुर पाषाणकालीन स्थल के रूप में भी जो है वो आपका जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा दिगंबर जैन मंदिर कहाँ पर निर्माणाधीन है? तो ये आपका राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में चंद्रागिरी पहाड़ पर एक साथ 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं वाला श्री आदिनाथ जैन श्वेतांबर को समर्पित कैवल्य धाम मंदिर कहाँ पे है? तो ये जिला दुर्ग के कुम्हारी में स्थित है, जो कि 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं यहाँ पे विद्यमान है। इसको कैवल्य धाम कहा गया है।
ठीक है। तो जो अलग अलग नंबर के तीर्थंकर हैं उनके स्थान एक बार मैं बता दे रहा हूँ। ऋषभ देव की जानकारी जो कि पहले तीर्थंकर हैं गुंजी और बूढ़ी खार से। गुंजी जो है वो आपका शक्ति में, बूढ़ी खार मल्हार के पास बिलासपुर में। 15वें नंबर के तीर्थंकर धर्मनाथ जी का जिनालय नवा रायपुर में। 16वें नंबर के तीर्थंकर शांतिनाथ की 3 फीट ऊंची प्रतिमा भाटागुड़ा बस्तर में। 23वें नंबर के तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का मंदिर नगपुरा में है। 24वें नंबर के तीर्थंकर महावीर स्वामी की मूर्ति जो है आरंग के भांड देवल मंदिर में है। जैनों की नग्न मूर्तियां धनपुर गोरेला पेंड्रा मरवाही से प्राप्त होती हैं। दिगंबर मंदिर जो है चंद्रागिरी पहाड़ डोंगरगढ़ राजनांदगांव में है। और कैवल्य धाम जो है वो दुर्ग जिले के कुम्हारी में है। बौद्ध धर्म ग्रंथ अवदान शतक के अनुसार महात्मा बुद्ध ने दक्षिण कोसल की राजधानी में लगभग कितने समय तक आपका प्रवास किया था? तो महात्मा बुद्ध यहाँ 3 माह तक रहे थे। ये किसमें बताया जाता है? आपका अवदान शतक, जो कि बौद्ध धर्म ग्रंथ है। चीनी यात्री वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत सियूकी में छत्तीसगढ़ को किस नाम से संबोधित किया है? तो उन्होंने छत्तीसगढ़ को कियासलो कहा है। वेनसांग की यात्रा के समय भारत अर्थात जो कन्नौज वाला क्षेत्र था, कन्नौज के जो राजा थे और दक्षिण कोसल के शासक क्रमशः कौन थे? तो भारत के संदर्भ में आप वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन को याद रखना, और दक्षिण कोसल अर्थात छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आप पांडुवंशीय शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन को याद रखिएगा वेनसांग के लिए। भारत में एकमात्र बौद्ध भिक्षुणियों महिलाओं का विहार कहाँ पे है? तो वो आपका तुरतुरिया में है। गौतम बुद्ध की मूर्ति वाला तीवर विहार और पीतल से निर्मित बौद्ध मूर्तियां कहाँ से मिली हैं? तो सिरपुर से मिली हैं। सिरपुर मेनली बौद्ध धर्म का गढ़ कहा जाता है। भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा वाला स्थान भोंगापाल किस जिले में स्थित है? तो ये कोंडागांव जिले में स्थित है। प्रज्ञागिरी की पहाड़ी जहाँ गौतम बुद्ध की ऊंची प्रतिमा विद्यमान है, ये कहाँ है? तो डोंगरगढ़ में है। डोंगरगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो हर साल 6 फरवरी को जो है ये आपका मनाया जाता है। तो याद रखेंगे कि वेनसांग ने छत्तीसगढ़ को क्या कहा? कियासलो कहा। जब वेनसांग आया तो भारत में शासन था हर्षवर्धन का, छत्तीसगढ़ में राजा थे पांडु वंश के महाशिवगुप्त बालार्जुन। मौर्यकालीन चांदी के आहत सिक्के जांजगीर चांपा में किन किन स्थानों से मिले हैं? तो जांजगीर चांपा में अकलतरा और ठठारी से मिला है। तारापुर और उड़ीला जो कि रायपुर में है, वहाँ से किस काल के सिक्के मिले हैं? तो मौर्य काल के सिक्के मिले हैं। बारगांव जो कि रायगढ़ जिले में है, वहाँ से किस काल के सिक्के मिले हैं? तो यहाँ पर भी मौर्य काल के सिक्के मिले हैं। तो मौर्यकालीन जो है चांदी के आहत सिक्के जांजगीर चांपा के अकलतरा और ठठारी से। इसके अलावा यहाँ पे रायपुर में तारापुर और उड़ीला से, और रायगढ़ में बारगांव आपको याद रखना है। जोगीमारा की गुफा जो कि रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में है, के मौर्यकालीन शिलालेखों की लिपि और भाषा क्या है? तो मौर्यकालीन लिपि थी ब्राह्मी और भाषा थी आपकी पाली। जोगीमारा गुफा के शिलालेख में किनके प्रेम प्रसंग का वर्णन मिलता है? तो देवदत्त आपका और सुतनुका, है ना। देवदत्त नामक जो आपका नर्तक था और नर्तकी सुतनुका, इन दोनों के प्रेम गाथा का वर्णन मिलता है। और देवदत्त को किस रूप में संबोधित किया गया है? देवदत्त को रूप दक्ष कहा गया है। रूप दक्ष मतलब एक प्रकार का कलाकार। और इनकी जो आपका प्रेम गाथा मिलती है, उनकी भाषा क्या है भाई? भाषा इनकी पाली है और लिपि क्या है? आपका ब्राह्मी है। क्लियर। सम्राट अशोक का सिंह स्तंभ छत्तीसगढ़ में कहाँ से मिलता है? तो ये मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के या फिर कोरिया क्षेत्र के कोटाडेल से जो है कोटाडोल से प्राप्त होता है। चीनी यात्री वेनसांग की यात्रा वृत्तांत के अनुसार सम्राट अशोक ने दक्षिण कोसल की राजधानी में किसका निर्माण करवाया था? बौद्ध स्तूप का जो है वो आपका निर्माण करवाया। सातवाहन वंश के प्रतापी राजा अपीलक का तांबे का सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये जांजगीर चांपा के बालपुर से प्राप्त हुआ है। सातवाहन शासक वेदश्री, जिसको वेद सीरीज भी कहते हैं, इनका सिक्का छत्तीसगढ़ में कहाँ से मिलता है? तो मल्हार से प्राप्त होता है। सातवाहन काल में रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंधों की पुष्टि करने वाला रोम का स्वर्ण सिक्का कहाँ से मिलता है? तो बिलासपुर के चकरबेड़ा से जो है वो आपका प्राप्त होता है। सातवाहन कालीन एक अत्यंत महत्वपूर्ण काष्ठ स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये जांजगीर चांपा किरारी से प्राप्त हुआ है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किरारी का काष्ठ स्तंभ लेख किस वर्ष आपका एक तालाब जिसका नाम है आपका हीराबंद तालाब
तो किस सन में इसकी खुदाई के दौरान ये प्राप्त हुआ? तो 1921 में ये प्राप्त हुआ था। और इस काष्ठ स्तंभ में सातवाहन कालीन राज्य के अधिकारियों का और उनके पदों का वर्णन मिलता है। याद रखिएगा, किसी राजा वगैरह का वर्णन नहीं मिलता, इसमें अधिकारियों का जो है वो आपका वर्णन मिलता है। वर्तमान में ये इस जो काष्ठ स्तंभ लेख है, ये महंत घासीदास स्मारक रायपुर में जो है वो आपका संरक्षित है। सातवाहन कालीन गुंजी दमोह दरहा का शिलालेख आपका किस जिले में स्थित है? तो ये जो गुंजी या दमोह दरहा है, ये शक्ति जिला में है। पूर्व में जांजगीर चांपा जिले में आता था। और ये जो गुंजी दमोह दरहा शिलालेख है, इसमें किस राजा का उल्लेख मिलता है? तो राजा कुमार वर्दत्त का जो है वो आपका वर्णन मिलता है। फेमस बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन आपका किस सातवाहन शासक के समकालीन थे और उनके दरबार में रहते थे? तो जो नागार्जुन है, ये सातवाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णी के समकालीन थे और इन्हीं के दरबार में ये आपका रहते थे। बिलासपुर जिले के मल्हार से सातवाहन कालीन कौन सी एक अन्य विशेष वस्तु प्राप्त हुई है? तो मल्हार से एक बैल के कांसे की प्रतिमा प्राप्त होती है, जो कि सातवाहन काल की है। मौर्य काल से लेकर सातवाहन काल तक की निरंतरता दर्शाने वाले पुरातात्विक साक्ष्य किस स्थान के उत्खनन से मिले हैं? तो ये कबीरधाम पचराही से प्राप्त हुए हैं और बिलासपुर के मल्हार से प्राप्त होते हैं। सातवाहन काल के दौरान दक्षिण कोसल के प्रमुख व्यापारिक मार्ग किन नदियों के किनारे विकसित हुए थे? तो ये महानदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुए थे। कुषाण, मेघ और वाकाटक वंश के बारे में जान लेते हैं। कुषाण कालीन स्वर्ण सिक्के रायगढ़ जिले में खरसिया तहसील के किस गांव से मिले हैं? तो ये खरसिया तहसील के तेलीकोट से मिलते हैं। जिला रायगढ़, तहसील खरसिया और गांव का नाम तेलीकोट, याद रखना। छत्तीसगढ़ क्षेत्र से मुख्य रूप से किन दो कुषाण वंशीय शासकों के सिक्के मिलते हैं? तो विमकड़फिस और कनिष्क के सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से किन दो मेघवंशीय शासकों की जानकारी मिलती है? तो शिव मेघ और यमेघ की जानकारी मिलती है। उड़ीसा के उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा शिलालेख के अनुसार मौर्यों के बाद छत्तीसगढ़ अर्थात दक्षिण कोसल के कुछ भाग पर किसका शासन था? तो राजा खारवेल का शासन था। मल्हार क्षेत्र पर शासन करने वाले मित्र वंश के शासक किसके अधीन सामंत के रूप में कार्य कर रहे थे? तो ये सातवाहनों की अधीनता स्वीकार करते थे। ये सातवाहनों के सामंत के रूप में कार्य करते थे। वाकाटक वंश की शुरुआत महाराष्ट्र के किस स्थान से हुई थी? तो महाराष्ट्र के ओरछा नामक स्थान के वाकाट नामक स्थान से हुआ था। ओरछा जिले का वाकाट नामक स्थान, यहीं से वाकाटक वंश जो है वो दक्षिण कोसल छत्तीसगढ़ में आया था। वाकाटक वंश की स्थापना छत्तीसगढ़ में किसने की? तो विंध्य शक्ति ने की। छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश का संस्थापक किसको माना जाता है जिसने दक्षिण कोसल तक साम्राज्य विस्तार किया? तो वो है प्रवरसेन। ठीक है, देखो ऑल ओवर वाकाटक वंश की नींव डालने वाला है विंध्य शक्ति, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की बात आई तो आपको प्रवरसेन प्रथम का नाम लेना है। प्रवरसेन प्रथम के पश्चात वाकाटक साम्राज्य किन दो शाखाओं में विभाजित हो गया? तो ये दो शाखा थे। पुरिका शाखा, ये विदर्भ का उत्तरी भाग है, और विदर्भ का दक्षिणी भाग उसको बासीम शाखा या फिर वत्सगुल्म शाखा, ये दो भागों में ये विभाजित हुआ था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कोसल के किस राजा को हराया? तो राजा महेंद्र सेन को हराया। वाकाटक अभिलेखों में रुद्रसेन प्रथम को किसका उपासक बताया गया है? तो रुद्रसेन प्रथम को महाभैरव का उपासक बताया गया है। वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन प्रथम के समय राज्य की राजधानी कहाँ स्थानांतरित हुई थी? तो ये नंदीवर्धन स्थानांतरित किया गया था, आधुनिक नागपुर के पास। वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय का विवाह किस शक्तिशाली गुप्त सम्राट की पुत्री से हुआ था? तो रुद्रसेन का विवाह हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती से। याद रखेंगे, वाकाटक नरेश जो रुद्रसेन द्वितीय था, उसका विवाह प्रभावती के साथ हुआ, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद अवयस्क पुत्रों की संरक्षिका के रूप में किसने 10 वर्षों तक शासन किया? तो प्रभावती गुप्त ने शासन किया। प्रभावती गुप्त के किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि वाकाटकों ने गुप्तों की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो प्रभावती गुप्त का एक पूना अभिलेख है, इससे ये पता चलता है कि वाकाटकों ने गुप्तों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। वाकाटक नरेश प्रवरसेन द्वितीय का मूल नाम क्या था और उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो उनका मूल नाम दामोदर सेन था। किसका? प्रवरसेन द्वितीय का।
और उन्होंने सेतु बंध की रचना की थी। कौन सा सेतु बंध याद रखोगे। और प्रवर सेन द्वितीय का मूल नाम याद रखना, दामोदर सेन। महाकवि कालिदास किसके दरबार में आए थे, तो प्रवर सेन द्वितीय के दरबार में महाकवि कालिदास आए थे। कालिदास ने सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ी में मेघदूतम की रचना की और इस स्थान के सौंदर्य को देखकर क्या कहा, इसको उन्होंने स्वर्ग का द्वार कहा था। मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किसने किया, तो मुकुटधर पांडे ने इसका छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किया। नलवंशी शासकों का प्रभाव बढ़ने के कारण प्रवर सेन द्वितीय ने कुछ समय के लिए अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी, तो इन्होंने अपनी राजधानी प्रवरपुर में स्थानांतरित कर दी, जिसको आज वर्तमान में पवनार वर्धा अपन जानते हैं। वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन ने किस नलवंशीय शासक के वैभव से प्रभावित होकर उसको हमला किया और पराजित किया, तो नलवंशीय शासक वराहराज को। रिद्धिपुर शिलालेख के अनुसार किस नलवंशीय शासक ने नरेंद्र सेन को पराजित कर वाकाटकों की राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया, तो ये काम किया था नलवंशीय शासक भवदत्त वर्मन ने। मैंने वाकाटक नल के बीच जो आपका युद्ध हुआ उसको डिटेल से थ्योरी क्लास में बताया है, यहाँ पे तो हम इसको क्विक रिवाइज कर रहे हैं। केसरी बेड़ा शिलालेख के अनुसार पृथ्वीसेन द्वितीय ने अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए किस नल शासक की राजधानी पुष्करी या भोपालपट्टनम को बर्बाद कर दिया, तो यह अर्थपति भट्टारक की राजधानी थी। अर्थात जो पृथ्वीसेन द्वितीय है इसने किसके ऊपर हमला किया, अर्थपति भट्टारक के ऊपर हमला किया और इसकी जो राजधानी थी पुष्करी या भोपालपट्टनम उसको पूरा जला करके राख कर दिया। और ये जानकारी कहाँ से मिलती है, ये जानकारी मिलती है केसरी बेड़ा अभिलेख से। वाकाटक वंश की वत्स गुल्म शाखा के शासक हरिसेन ने स्वयं को क्या कहा, ये खुद को सत्य का अधिपति कहता था। दक्षिण कोसल का विभाजन अगर हम देखें तो गुप्त युग के प्रारंभ में दक्षिण कोसल दो भागों में बटा हुआ था। उत्तरी भाग में राजा महेंद्र का शासन था और दक्षिणी भाग में अर्थात बस्तर की ओर व्याघ्रराज का जो है वो आपका शासन था। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने बता दी हैं। इसका और क्विक ओवरव्यू है जिसको आप नोट्स में पढ़ना, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक, समुद्रगुप्त के अभियान के कुछ साक्ष्य जो है आप याद रखेंगे। रानी रूपा देवी के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो रानी रूपा देवी के साक्ष्य मिलते हैं आपका महासमुंद के कोपरा नामक स्थान से। और ये रानी रूपा देवी जो है वो समुद्रगुप्त की पत्नी थी। ठीक है, समुद्रगुप्त के सेना नायक ने वर्तमान में जो आपका हमारा राजिम है तथा जो आपका फिंगेश्वर है वहाँ पे कई मास तक जो है इनके सेना नायक और उनके सैनिकों का पड़ाव माना जाता है। तो याद रखेंगे समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम रूपा देवी था। इनके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो कोपरा से मिलते हैं, महासमुंद जिले में पड़ता है ये। और इनके सेना का पड़ाव कहाँ पे था, तो राजिम और फिंगेश्वर मतलब गरियाबंद, राजिम मतलब भी गरियाबंद क्षेत्र में इनका जो है सेनाओं का जो है यहाँ पे कैंप लगा हुआ था, मतलब वहाँ पे पड़ाव था। एक्चुअल में वो महानदी पार नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, ऊपर जाने के लिए। बानाबरत दुर्ग से गुप्तकालीन सिक्के जो हैं वो आपके मिलते हैं, कहाँ कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, एक बानाबरत दुर्ग से याद रखना, एक खरसिया से याद रखना और एक आपका रायपुर के आरंग से याद रखना। अब कहाँ कहाँ से किसका किसका सिक्का मिला है वो भी याद रखेंगे, है ना। बानाबरत दुर्ग से जो है गुप्त शासक आपका रामगुप्त, कांचगुप्त, समुद्रगुप्त और विक्रमादित्य के सिक्के मिलते हैं। खरसिया में अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का धनुर्धारी प्रकार का सिक्का मिलता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछता है इसको एग्जाम में। जो आरंग है वहाँ से कुमार गुप्त के रत्न जड़ित मयूर सिक्का मिला है, इसको ये दोनों को बहुत आप याद रखेंगे। एक तो चंद्रगुप्त द्वितीय का धनुर्धारी प्रकार का जो आपका सिक्का है ये खरसिया से मिलता है भाई। इसके अलावा जो कुमार गुप्त है उसका रत्न जड़ित जो मयूर सिक्का है ये आपका आरंग से मिलता है। और बानाबरत जो कि आपका दुर्ग जिले में पड़ता है वहाँ पे बहुत सारे शासकों के सिक्के प्राप्त होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और जो है गुप्तकालीन फैक्ट के बारे में। इसमें एक तो रायपुर का जो है पिटाईवल्द ग्राम याद रखना। ये रायपुर का जो पिटाईवल्द ग्राम है यहाँ पे जो है 40 सिक्के जो हैं वो मिले हैं, किसके, गुप्त काल के, जिसमें महेंद्रादित्य और विक्रमादित्य के नाम जो हैं वो आपका उल्लेखित हैं। और महेंद्रादित्य को संभवतः जो है कुमारगुप्त माना गया है और विक्रमादित्य को जो है स्कंदगुप्त माना गया है। क्लियर। रायपुर का खैर ताल याद रखना। रायपुर के खैर ताल से जो है कुमारगुप्त का 215 जो है वो आपका सिक्का मिला है, जिसमें इसने खुद को महेंद्रादित्य से उत्कीर्ण करवाया है।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ अभिलेखों के बारे में। तो भानुगुप्त का जो आपका एरण अभिलेख है, इसमें सरभ राज का जो है वो आपका वर्णन मिलता है, इसको याद रखना आप। उसके बाद छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मंदिर ताला गांव का देवरानी जेठानी मंदिर है, जो कि गुप्तकालीन इस आपका स्थापत्य कला का मेन उदाहरण है। इसको पूछता है कई बार, देवरानी जेठानी मंदिर जो है वो कहाँ है, ताला गांव में है, किस काल का है, गुप्त काल का है, और ये किस शैली में बना है, तो नागर शैली में बना है, और ये बेसिकली लाल ईंटों से जो है वो आपके बनते थे। ठीक है। गुप्तकालीन कुछ अन्य प्रमुख स्थल मैं आपको बता देता हूँ। एक तो बरमकेला के पास याद रखना पुजारी पाली नामक स्थान, वहाँ पे केवटिन मंदिर है, काफ़ी फेमस है, इसको भी कई बार पूछा है एग्जाम में। इसके अलावा मैंने जो बताया कि इनकी जो गुप्तकालीन मंदिर निर्माण शैली थी वो नागर शैली होती थी, और ये लाल ईंटों का जो है वो आपका प्रयोग करते थे। ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं राजऋषि तुल्य के बारे में। तो राजऋषि तुल्य जो वंश है वो छत्तीसगढ़ का पहला क्षेत्रीय वंश कहलाता है। अभी तक मैंने जितने वंश आपको पढ़ा रहे थे वो राष्ट्रीय वंश थे, जो उनका कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में शासन करता था, और यहाँ से जो हम पढ़ रहे हैं वो केवल और केवल छत्तीसगढ़ के वंश हैं, मतलब उनका शासन केवल छत्तीसगढ़ में रहा है, इसीलिए इनको हम क्षेत्रीय राजवंश कहेंगे। ठीक है। राजऋषि तुल्य जो वंश है उसको सूर वंश के नाम से भी जो है आपका जाना जाता है। इनका शासनकाल 5वीं से 6वीं शताब्दी के आसपास था, और इनकी राजधानी जो है वो आपका आरंग थी। एक चीज़ याद रखेंगे कि राजऋषि तुल्य वंश या सूर वंश का संस्थापक सूरा को कहा जाता है, और इनकी राज मुद्रा जो है वो आपका सिंह थी। ठीक है। और राजऋषि तुल्य वंश के शासकों ने राजयोगी की उपाधि जो है वो आपका धारण की थी। अगर हम देखें तो इनका एक ताम्रपत्र याद रखना जो बहुत फेमस है राजर्षि तुल्य वंश का, जो कि है आपका आरंग ताम्रपत्र। इस आरंग ताम्रपत्र में इस राजर्षि तुल्य वंश की पूरी वंशावली जो है देखने को मिलती है, कि इसमें जो है टोटल 6 शासक जो है वो आपके हुए थे। पहला शासक है स्थापनाकर्ता सूरा, फिर उसके बाद दयित प्रथम, फिर विभीषण, भीमसेन प्रथम, दयित द्वितीय, और आपका भीमसेन द्वितीय। तो ये कुल 6 शासकों का वर्णन मिलता है आरंग ताम्रपत्र में। और ये आरंग ताम्रपत्र किसका है, ये किसके काल का है, तो ये भीमसेन द्वितीय के काल का है। ये भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र, मतलब इसके ताम्रपत्र में इसके ऊपर के 5 शासकों और खुद को मिला करके 6 शासकों के बारे में क्या वर्णन जो है इसमें मिलता है। ठीक है। इसके बाद राजर्षि तुल्य वंश में कुछ भूमि दान का जो है वो आपका क्वेश्चन है जो बनता है, कि यहाँ पे याद रखेंगे इसी आरंग ताम्रपत्र के अनुसार जो भीमसेन द्वितीय है जिनका ये ताम्रपत्र है, इन्होंने हरि स्वामी और वप स्वामी को भट्टपालिका नामक गांव जो है वो दान में दिया था। साथ ही इस अभिलेख से ये पता चलता है कि ये गुप्त संवत का प्रयोग करते थे, और किसी के संवत का प्रयोग करना मतलब उनकी अधीनता जो है वो आपका स्वीकार करना। तो हम ये मान सकते हैं कि राजऋषि तुल्य वंश के शासक जो हैं वो गुप्तों की अधीनता जो है वो आपका स्वीकार करते थे। क्लियर है। अब राजर्षि तुल्य वंश का जो आरंग ताम्रपत्र है, इसमें एक चीज़ याद रखेंगे, एक आपका श्लोक जो है उत्कीर्ण है। ये श्लोक जो है एग्ज़ाम में आपको पूछ सकता है कि ये श्लोक किस वंश से संबंधित है, या किस जो है ताम्रपत्र में आपका वर्णित है। आमे स्वस्ति सुवर्ण नद्या सर्वस्द्राजर्षि तुल्य कुल प्रभवा किते, ऐसा लिखा हुआ है इस आरंग ताम्रपत्र में, जो किसका है, बार बार बोल रहा हूँ मैं, भीमसेन सेकेंड का है। किस वंश का है, राजऋषि तुल्य वंश का है। ठीक है। साथ ही साथ कलिंग के राजा जो आपका खारवेल थे, उनका भी जो है इस प्रशस्ति लेख में वर्णन है। इससे ये पता चलता है या ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि वे भी राजऋषि तुल्य वंश के रहे होंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच जाते हैं अगले क्षेत्रीय वंश की ओर, जो कि है आपका पर्वतधारक वंश। तो पर्वतधारक वंश जो है इसका मेनली भौगोलिक विस्तार देखा जाए तो रायपुर का दक्षिणी क्षेत्र, मतलब वर्तमान गरियाबंद क्षेत्र था, अर्थात देवभोग वाला आपका एरिया। देवभोग कहाँ पड़ता है, आपका गरियाबंद में पड़ता है। ये पर्वतधारक वंश की जो जानकारी होती है वो मिलती है महाराज तुष्टिकर के 13 सिंघा ताम्रपत्र से। डायरेक्ट पूछेगा 13 सिंघा ताम्रपत्र किससे संबंधित है, पर्वतधारक वंश से संबंधित है, जिसमें उसके शासकों के बारे में वर्णन मिलता है। क्लियर है। पर्वतधारक वंश की जो आपकी राजधानी थी वो आपका तारंभक थी। ठीक है। साथ ही ये जो पर्वतधारक वंश के लोग थे
वो स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे। इसको भी कई बार पूछा है, पर्वतधारक वंश के लोग किस देवी के उपासक थे? स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे, जो पर्वत द्वारक अर्थात एक पर्वत है, वहाँ पे इनका जो है इस देवी का निवास माना जाता है। ठीक है, तो मैं तुलनात्मक अध्ययन एक बार प्रस्तुत कर दे रहा हूँ आपके सामने में, गुप्त काल का, राजऋषि तुल्य वंश का और पर्वतधारक वंश का। गुप्त काल अगर हम देखें तो इनका जो पूरा का पूरा क्षेत्र था, उत्तर कोसल भी था और महाकांतार भी था, मतलब उत्तर कोसल वाला एरिया और महाकांतार वाला एरिया। प्रमुख शासक इसमें समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त हुए छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो। और इनका उल्लेख प्रयाग प्रहस्ती अभिलेख में मिलता है समुद्रगुप्त के बारे में। इसके अलावा बानाबरद हो गया, पिटाई बल्द हो गया, यहाँ से इनके सिक्के मिलते हैं। राजऋषि तुल्य वंश की राजधानी आरंग थी। सूरा इसका जो है मेन आपका स्थापना करता था। और भीमसेन द्वितीय का जो आरंग ताम्रपत्र है, इसी से सारी जानकारी मिलती है। इनके 6 शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। अभी पर्वतधारक वंश के बारे में बताया, गरियाबंद क्षेत्र, देवभोग को याद रखना, तारंभक जो है इनकी राजधानी था। महाराजा तुष्टिकर का जो आपका ताम्रपत्र है, उससे इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। उनका ताम्रपत्र का नाम क्या है? तेरा सिंघा ताम्रपत्र। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा नल वंश के बारे में, जो कि बस्तर का वंश है। ठीक है, देखो प्राचीन इतिहास में हम बस्तर में नल वंश पढ़ते हैं, उसके बाद जैसे ही आप मध्यकालीन इतिहास जाएंगे हम बस्तर में छिंदक नाग वंश पढ़ते हैं और आपका काकतीय वंश पढ़ते हैं। तो फिलहाल तो हम नल वंश की जो है वो बातें करते हैं। बस्तर क्षेत्र दंडकारण्य में 4वीं से 12वीं शताब्दी तक किस राजवंश ने शासन किया है? तो वो है आपका नल वंश। नल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पुष्करी थी। पुष्करी को पुष्करगढ़ अथवा कोरापुट वाला एरिया भी कहा गया है। अलग अलग स्रोतों में अलग अलग जानकारी मिलती है। वायु पुराण के अनुसार नलों को किन प्रदेशों का स्वामी माना गया है? तो वायु पुराण के अनुसार जो नलवंशी शासक थे उनको कोसल व नैसद प्रदेश, ठीक है, इसी क्षेत्र को ही नैसद प्रदेश कहते थे, इसका स्वामी उनको जो है वो आपका बताया गया है। तो ये नैसद प्रदेश शब्द आप याद रखना, इसको जोड़ना किससे? नल वंश से। न से नल वंश, न से नैसद प्रदेश याद रखिएगा। नल वंश का संस्थापक या आदि पुरुष किसे माना जाता है? तो नल वंश का संस्थापक या आदि पुरुष शिशुक को माना जाता है। और नल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे मानते हैं? तो वराहराज को। ठीक है, कोंडा गांव का अड़ेगा नामक जो गांव है, वहां से नल वंश के टोटल कितने सिक्के मिलते हैं? तो 32 सिक्के यहाँ से मिले हैं। और इस 32 सिक्कों में से सर्वाधिक 29 सिक्के जो हैं वो आपके वराहराज के हैं। वराहराज के स्वर्ण सिक्कों पर किस पशु का अंकन है? तो यहाँ पे नंदी का अंकन है। इससे ये प्रमाणित होता है कि जो वराहराज है वो शैव धर्म का अनुयायी था। बालोद जिले के कुलिया नामक स्थान से किस नलवंशी शासक के सिक्के मिले हैं? तो यहाँ से स्तंभराज के सिक्के जो हैं वो आपके प्राप्त होते हैं। किस नलवंशी शासक ने वाकाटक शासक नरेंद्र सेन को परास्त कर उसकी राजधानी नंदीवर्धन को नष्ट किया था? तो वो है आपका भौदत्त वर्मन। तो नरेंद्र सेन ने सबसे पहले भौदत्त वर्मन को हराया। ये भौदत्त वर्मन जो है वो आपका वाकाटक शासक था, इनके बीच जो है वो आपका युद्ध चलता है। ठीक है, भौदत्त वर्मन की पत्नी का क्या नाम था जो राजा के साथ दान देने के लिए प्रयाग यात्रा पर गई थी? तो भौदत्त वर्मन की पत्नी का नाम था अचाली भट्टारिका। नलों का पहला शिलालेख कौन सा है जो विजयी था, विजयी है और विजयी रहेगा के पंक्तियों के साथ प्रारंभ होता है? तो ये शिलालेख का नाम है पोड़ागढ़ शिलालेख। पोड़ागढ़ शिलालेख किसका है? एग्जाम में पूछता है, याद रखना, भौदत्त वर्मन का है। ठीक है, अर्थपति भट्टारक ने कोत्स गोत्रीय ब्राह्मणों को कौन सा गांव दान में दिया था जिसका उल्लेख केसरी बेड़ा ताम्रपत्र में है? पहले तो ये जान लीजिए, ये भी डायरेक्ट पूछता है कि केसरी बेड़ा ताम्रपत्र किसका है? अर्थपति भट्टारक का। और इसमें केसलक नामक गांव का उल्लेख मिलता है जिसको वो ब्राह्मणों को दान में दिया था। किस वाकाटक शासक ने अर्थपति भट्टारक को पराजित कर उसकी राजधानी पुष्करी को नष्ट भ्रष्ट कर दिया? तो देखो पिछले स्लाइड में मैंने क्या बताया था आपको कि नरेंद्र सेन ने जो है वो आपका नरेंद्र सेन पराजित हुआ किसके ऊपर? नरेंद्र सेन जो है वो परास्त किया किसको? भौदत्त वर्मन को। अब इसका जो है अगला स्टेप आता है कि जो पृथ्वी सेन है, ठीक है, उसने जो है वाकाटक नरेश अर्थपति भट्टारक के ऊपर हमला किया था और उसकी राजधानी जो पुष्करी है, भोपालपट्टनम वाला एरिया है, उसको तहस नहस जो है वो आपका कर दिया था। अभी इसको मैं पहले पढ़ाया भी हूँ कुछ स्लाइड पहले।
ठीक है। पुष्करी को पुनः स्थापित कर पोड़ागढ़ के रूप में परिवर्तित किसने किया? तो वो अगला शासक है आपका स्कंद वर्मन। नल वंश का दूसरा संस्थापक और इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक किसको कहते हैं? स्कंदवर्मन। स्कंदवर्मन वही जिसने पुष्करी को फिर से बसाया। स्कंदवर्मन ने पोड़ागढ़ शिलालेख में किस भगवान के मंदिर का निर्माण करवाया है? तो विष्णु भगवान के मंदिर का निर्माण करवाया है। अग्रहार परंपरा का सूत्रपात किस नलवंशी शासक ने किया है? तो वो है आपका स्कंदवर्मन। स्कंदवर्मन का पुत्र नंदन राज ने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो नंदन राज ने नालंदा से शिक्षा प्राप्त किया था। राजिम अभिलेख के अनुसार नल वंश का कौन सा शासक चिकित्सा का जानकार था? तो नलवंशीय शासक जो पृथ्वीराज था वो चिकित्सा का जानकार था। राजिम का प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर किस नलवंशी शासक द्वारा बनवाया गया है? तो ये बिलास तुंग द्वारा बनवाया गया है। ये कई बार पूछ चुका है और पूछता रहेगा। राजिम का राजीव लोचन मंदिर किस शैली में बना है? तो ये पंचायतन शैली में बना है, याद रखना, ये भी पूछ चुका है। नल वंश के अधिकांश शासक शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन बिलास तुंग किस धर्म का अनुयायी था? तो ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था, क्योंकि इसने विष्णु मंदिर जो है वो आपका बनवाया है। किस शैली में? पंचायतन शैली में। कौन सा मंदिर? राजीव लोचन मंदिर। पल्लव शासक नंदीवर्धन के उदयंतिरम दान पत्र विलास तुंग के पश्चात किस नल राजा के उत्तराधिकार का पता चलता है? तो ये जो उदयंतिरम दान पत्र है इसमें ये पता चलता है कि जो पल्लव शासक नंदीवर्धन के द्वारा जो आपका ये दान पत्र है, इसमें जो आपके विलास तुंग है, इसके बाद कौन शासक आता है? आपका पृथ्वी व्याघ्र। थ्योरी वाली क्लास में हम पूरे के पूरे नल वंश में जितने भी शासक थे उनको क्रम से पढ़ते हैं। तो बिलास तुंग के बाद आता है पृथ्वी व्याघ्र। इसके बारे में किस में पता चलता है? इस उदयंतिरम दान पत्र में, जो कि किसका है? पल्लव शासक नंदीवर्धन का है। नल वंश का अंतिम शासक किसको मानते हैं? नरेंद्र धवल को। नल युग में संपूर्ण राज्य को क्या कहते थे और इसका अधिकारी कौन होता था? संपूर्ण राज्य को मंडल कहते थे और अधिकारी होता था आपका सामंत। सरबपुरी वंश का शासनकाल मुख्य रूप से किस शताब्दी को माना जाता है? तो सरबपुरी वंश का शासनकाल 5वीं से 6वीं शताब्दी को जो है वो आपका माना जाता है। व्याघ्र राज के मल्हार ताम्रपत्र के अनुसार सरबपुरी वंश को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको अमरार्य कुल या अमराज कुल भी कहते थे सरबपुरी वंश को। सरबपुरी वंश का संस्थापक याद रखिए सरबराज और अंतिम शासक था प्रवर राज द्वितीय। सरबपुरी शासकों का धर्म वैष्णव धर्म था और इनकी राज मुद्रा गजलक्ष्मी थी। ठीक है, याद रखना, गजलक्ष्मी इनकी राज मुद्रा थी, कई बार इसको पूछा गया है। सरबपुरी शासक प्रारंभ में किस राजवंश के सामंत थे जिनकी आपसी फूट का लाभ उठाकर उन्होंने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की? तो जो सरबपुरी लोग थे ना, ये पहले वाकाटकों के सामंत के रूप में कार्य करते थे, अर्थात वाकाटकों की अधीनता स्वीकार करते थे। बाद में इन्होंने खुद को स्वतंत्र कर लिया। 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख बहुत फेमस है, में किस सरबपुरी शासक का उल्लेख है? ठीक है, तो ये सरब राज के बारे में जो है वो आपका उल्लेख है। किस सरबपुरी शासक के सिक्कों पर पहली बार प्राकृत के स्थान पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया? तो वो सरब राज के सिक्कों पर जो है वो आपका किया गया। महाराज नरेंद्र जो कि आपके सरब राज के पुत्र थे, किस ताम्रपत्र में उल्लेख है कि खड़ग अर्थात तलवार की धार से सारे विश्व को जीत लेने वाला? ठीक है, तो ये जो आपका नरेंद्र हैं, इन्होंने जो है, इनका एक ताम्रपत्र है, उसमें उल्लेख मिलता है कि ये अपने तलवार से पूरे विश्व को जीत लेंगे। ठीक है, और इस प्रकार का जो लेख है वो उनकी सील या मुहर में देखने को मिलता है। अपने शासनकाल के 24वें वर्ष में कुरुत ताम्रपत्र जारी कर किस शासक ने भास्रुतस्वामी नामक ब्राह्मण को केसवक नामक गांव जो है वो आपका ध्यान में दिया था? तो ये वही है महाराजा आपके नरेंद्र। इन्होंने जो है आपका अपने शासन के 24वें वर्ष में एक कुरुत ताम्रपत्र जो है वो आपका जारी किया, जिससे ये पता चलता है कि इन्होंने एक ब्राह्मण को केसवक नामक गांव दान में दिया। ठीक है, और उस ब्राह्मण का नाम क्या था? भास्रुत स्वामी। ठीक, किस सरबपुरी शासक ने निडिला नदी के किनारे अपने नाम से प्रसन्नपुर या प्रसन्न नगर बसाया? तो वो है प्रसन्न मात्र। आज वो प्रसन्नपुर शहर जो है वो मल्हार के नाम से जाना जाता है और वो निडिला नदी आज लीलागर नदी के नाम से जानी जाती है। क्लियर है?
प्रसन्न मात्र द्वारा प्रचलित स्वर्ण और चांदी के मुद्राओं के ऊपरी भाग के केंद्र में और किनारों पर क्या अंकित है? तो केंद्र में देखो बेटा आपका गरुड़ अंकित है और किनारों पर शंख और चक्र अंकित है। ठीक है, क्लियर है? केंद्र में क्या है आपका गरुड़, किनारों पर शंख और चक्र। सरपुरी वंश का वह इकलौता राजा कौन है जिसके 116 से अधिक सोने के सिक्के खोजे गए हैं? तो वो है आपके प्रसन्न मात्र। प्रसन्न मात्र के उत्तराधिकारी जयराज को और किस नाम से जानते हैं? तो जयराज को और 3 नाम से जानते थे, मानमात्र, महाजयराज और दुर्गराज। पंडित लोचन प्रसाद पांडे के अनुसार दुर्ग नामक नगर की स्थापना इसी दुर्गराज ने या जयराज ने या मानमात्र ने की थी, तभी दुर्गराज के नाम से इसका नाम पड़ा दुर्ग। सरपुरी वंश की 2 रानियों ने किस नदी के तट पर देरानी जेठानी मंदिर का निर्माण कराया? ठीक है, तो ताला गांव में जो है वो आपका भंडारी नदी, जिसको वर्तमान में हम मनियारी नदी भी कहते हैं, उसके तट पर जो है वो आपका देवरानी जेठानी मंदिर का जो है वो आपका निर्माण करवाया। ताला गांव के देवरानी मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? तो ये जयराज के शासन काल में हुआ है। क्लियर है? सरपुर के राजाओं में सर्वाधिक 8 ताम्रपत्र किस शासक के प्राप्त हुए हैं? तो इसमें जो है आपका सबसे ज़्यादा जो ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं वो सुदेव राज के प्राप्त हुए हैं। 6 सरपुर से प्राप्त हुए हैं और 2 सिरपुर से प्राप्त हुए हैं। किस शासक ने मल्हार को अपनी मुख्य राजधानी रखते हुए सिरपुर को उप राजधानी बनाया? तो सुदेवराज। मेन राजधानी मल्हार और उप राजधानी सिरपुर था। सुदेवराज के ताम्रपत्रों में सर्वाधिकाराधिकर्ता के रूप में किस व्यक्ति का उल्लेख हुआ है? इंद्रबल। इंद्रबल को कहा गया है सर्वाधिकाराधिकर्ता। सुदेवराज की पुत्री लोक प्रकाशा का विवाह किसके साथ हुआ? तो ये मैकल के सोमवंशी शासक भरतबल या इंद्रबल के साथ हुआ है। और इसी भरतबल या इंद्रबल बोलना चाहिए, जो कि सुदेवराज का दामाद था, है ना। तो सुदेवराज के ताम्रपत्रों में उसको कहा गया है सर्वाधिकारकर्ता। ठीक है, अपने दामाद की प्रशंसा की गई है। सुदेवराज ने अपनी मृत्यु के पूर्व अपने राज्य को किन 3 भागों में बांट दिया, मतलब किन 3 व्यक्तियों के बीच बांट दिया? तो प्रवर राज, आपका व्याघ्रराज और सुरबल। ठीक है, यहाँ पे इन तीनों का नाम जो है आप याद रखिएगा। सरपुरी शासक प्रवर राज प्रथम ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो सिरपुर में स्थानांतरित कर दी उन्होंने, पहले मल्हार था। प्रवर राज प्रथम के छोटे भाई व्याघ्रराज ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई और उसने कौन सी उपाधि धारण की? ठीक है, तो ये राजधानी इसने प्रसन्नपुर को बनाया, जो पहले मल्हार था। ठीक है, मतलब आज मल्हार है, और इसने आपका भट्टारक की उपाधि धारण की थी। व्याघ्रराज ने अपने मल्हार ताम्रपत्र के जरिए दीक्षितम अग्निचंद्र स्वामी को कौन सा गांव दान में दिया था? इनको कुंतरपद्र नामक आपका गांव दान में दिया गया था। तो व्याघ्रराज का जो मल्हार ताम्रपत्र है उसमें पता चलता है कि इन्होंने एक ब्राह्मण को कुंतरपद्र नामक गांव दान में दिया, और उन ब्राह्मण का नाम था दीक्षितम अग्निचंद्र स्वामी। सरपुरी वंश के अंतिम शासक प्रवर राज द्वितीय की हत्या कर दक्षिण कोसल में किसने पांडु वंश की नींव रखी? तो सुदेव राज का सामंत बोलिए या उसका दामाद बोलिए इंद्रबल, इसने जो है वो आपका प्रवर राज द्वितीय की हत्या कर दी और यहाँ पे पांडु वंश की नींव डाली। ठीक है, सरपुरी प्रशासनिक व्यवस्था में राज्य सर्वोच्च इकाई के बाद प्रशासन की दूसरी इकाई क्या कहलाती थी? आपका राष्ट्र कहलाता था। फिर उसके बाद भोग कहलाता था, उसके बाद गांव। यहाँ पे इसको देख लो, सबसे ऊपर राज्य, राज्य के बाद राष्ट्र, राष्ट्र के बाद भोग, और भोग के बाद होता था आपका गांव। ठीक, पांडुवंश के शासकों की राजधानी सिरपुर और उनकी राजलिपि, शिलालेख की लिपि पेटिका शीर्ष लिपि थी, इसको कीलाक्षर लिपि भी कहते थे। तो डायरेक्ट ये जानकारी जान लीजिए कि जो पांडुवंश के जो आपके शासक थे उनकी राजधानी थी आपकी सिरपुर, और उनके शिलालेखों में जो लिपि यूज होती थी उसको पेटिका शीर्ष लिपि कहते थे या कीलाक्षर लिपि कहते थे। पांडुवंश का आदि पुरुष उदयन को माना जाता है, जिसका उल्लेख कालिंजर शिलालेख में मिलता है। छत्तीसगढ़ में पांडु वंश का वास्तविक संस्थापक इंद्रबल था, जिसको मैंने बताया कि ये सुदेवराज का सामंत था, और प्रवर राज द्वितीय की हत्या करके इसने आपका यहाँ पे पांडु वंश की नींव डाली। तो वास्तविक संस्थापक इंद्रबल जरूर लेना, लेकिन अगर पांडु वंश का आदि पुरुष पूछेगा तो उदयन को उत्तर लेना। ठीक है, इंद्रबल, जिसको भरतबल भी कहते थे,
ने सरबपुरी वंश के अधीन जो है वो सर्वाधिकारकर्ता ये पद जो है वो आपका के रूप में कार्य किया था। और मैंने बताया ये सुदेव राज का जो है वो आपका दामाद था, लोक प्रकाशा से इसने विवाह किया था। इंद्रबल द्वारा बसाए गए इंद्रपुर शहर को वर्तमान में खरौत के नाम से जानते हैं, याद रखना। तो खरौत का प्राचीन नाम क्या है आपका? इंद्रपुर। खरौत के प्रसिद्ध लक्ष्मणेश्वर मंदिर, जिसको लाखा चाउर मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है लगभग 1.25 लाख जो है चावल चढ़ाया गया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण इंद्रबल के पुत्र ईशान देव ने कराया। इंद्रबल के सबसे बड़े पुत्र नन्नराज प्रथम, जिसको नन्न देव भी कहते हैं, उसको आरंग शिलालेख में नृप कहा गया है, राजाधिराज कहा गया है और अधिराज आदि विभूतियों से इसको नवाजा गया है। पांडु वंश का उत्कर्ष काल किसको कहते हैं? तो महाशिव तीवर देव के शासन काल को पांडु वंश का उत्कर्ष काल कहते हैं। याद रखना, मैंने उत्कर्ष वर्ड यूज किया है, स्वर्ण काल वर्ड यूज नहीं किया है, उसमें आंसर बदल जाएगा, अभी इसको याद रखिए। पांडु वंश का उत्कर्ष काल महाशिव तीवर देव का काल था, जिसने 2 उपाधि धारण की थी, सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। महाशिव तीवर देव की राज मुद्रा पर गरुड़ का अंकन था, क्योंकि वह वैष्णव धर्म का जो है वो आपका अनुयायी था। और ये जो महाशिव तीवर देव है, उसने अपने दामाद नन्नराज को पंच महाशब्द की विशेष उपाधि प्रदान की थी। महाशिव तीवर देव विष्णु कुंडी नरेश माधव वर्मन प्रथम से युद्ध करते हुए मारा गया। सकल मंडलाधिपति की उसने उपाधि धारण करने वाले शासक नन्नराज द्वितीय की जो जानकारी है वो अड़भार ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। ये अगले शासक हैं नन्नराज द्वितीय, इन्होंने सकल मंडलाधिपति की उपाधि धारण की थी। जबकि याद रखना, जो महाशिव तीवर देव हैं उन्होंने सकल कोसलाधिपति और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है। इसके बाद हर्षगुप्त आता है। तो हर्षगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की थी? हर्षगुप्त ने प्राग परमेश्वर की उपाधि धारण की थी और इसका विवाह मगध के मौखरी राजा सूर्यवर्मा की पुत्री रानी वासाटा देवी से हुआ था। ठीक है। अब ये जो वासाटा देवी हैं, जब इनके पति हर्षगुप्त की मृत्यु हो जाती है तो उनकी स्मृति में आपका सिरपुर में लाल ईंटों से निर्मित लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य ये चालू करवाते हैं। ठीक है। लेकिन इसको पूर्ण करने से पूर्व ही रानी वासाटा देवी खुद मर जाते हैं। अपने पति हर्षगुप्त की, देखो इस मैं बता रहा हूँ, हर्षगुप्त की पत्नी का नाम याद रखिए वासाटा देवी, और इनके पुत्र का नाम याद रखिए महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक है। हर्षगुप्त की मृत्यु के बाद उसकी स्मृति में वासाटा देवी ने सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य चालू करवाया, लेकिन उसके पूरा होने से पहले ही वो स्वर्ग सिधार गई। अब उसका जो बाकी बचा हुआ काम था वो महाशिवगुप्त बालार्जुन ने करवाया। क्लियर है। ये जो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है, नाम भले ही लक्ष्मण मंदिर है, लेकिन याद रखिए ये विष्णु जी का मंदिर है। इसका निर्माण नागर शैली में हुआ है। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर को समय के गाल पर बिंदी सा चमकने वाला अद्भुत रत्न कहा है। याद रखना। छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल किसको कहते हैं? महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल को कहते हैं, जो कि पांडु वंशीय शासक है। महाशिवगुप्त बालार्जुन शैव धर्म का अनुयायी था और उसने परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, इसके पिता थे हर्षगुप्त, है ना। इसकी माता थी वासाटा देवी, जिसने अपनी पति की मृत्यु के बाद इसकी स्मृति में सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य चालू करवाया, जो कि बेसिकली एक विष्णु मंदिर है, जिसको पूरा करवाया इसी महाशिवगुप्त बालार्जुन ने। भले ही इसने अपनी माता के अधूरे निर्माण कार्य को या अधूरे मंदिर को पूरा करवाया, जो कि विष्णु जी का मंदिर था, लेकिन याद रखना ये खुद शैव धर्म का शिव का उपासक था और परम महेश्वर की उपाधि धारण करता था। महाशिवगुप्त बालार्जुन की राज मुद्रा में बैठे हुए नंदी का चित्र मिलता है, जिसको कुकुदमान वृषभ कहते हैं, और साथ में त्रिशूल का भी अंकन है। महाशिवगुप्त बालार्जुन के दरबार में रहने वाले राजकीय कवि का नाम चिंता तुरांक ईशान था। याद रखना, इनके राजकवि का नाम क्या है? चिंता तुरांक ईशान। चीनी यात्री वेंगसान ने लगभग 639 ईस्वी में महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में सिरपुर की यात्रा की थी
और छत्तीसगढ़ के लिए उसने कियास्लो शब्द प्रयोग किया था। वेनसांग की यात्रा वृत्तांत जो है उसका नाम है आपका सियुकी, जिसमें उसने छत्तीसगढ़ को कियास्लो कहा है। उसके अनुसार सिरपुर में 100 संघाराम विहार थे और यहाँ पे लगभग 10,000 बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। जो आपका एहोल प्रशस्ति अभिलेख है इसके अनुसार महाश्रीगुप्त बालार्जुन जो है वो वातापी नरेश पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुआ था, याद रखना। कौन? महाश्रीगुप्त बालार्जुन पराजित हुआ था किससे? ठीक है, वातापी नरेश पुलकेशिन द्वितीय से। महाश्रीगुप्त बालार्जुन के 27 ताम्रपत्र सिरपुर की खुदाई में प्राप्त हुए थे, जिनका सबसे पहले अध्ययन डॉक्टर विष्णु सिंह ठाकुर और डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र ने किया है। सिरपुर में महानदी के तट पर स्थित गंधेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार आगे चल करके आपका मराठा काल में चिमड़ा जी भोसले ने करवाया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा मैकल के सोमवंश, कलिंग के सोमवंश के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको बता दूं मैं कि मैकल के सोमवंश की राजधानी कहाँ थी और इस वंश की जानकारी का प्रमुख स्रोत कहाँ है। तो मैकल के सोमवंशी शासकों की राजधानी अमरकंटक थी और इनका जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है वो मल्हार ताम्रपत्र है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पांडुवंशी सत्ता की समाप्ति में किस राजवंश का प्रमुख योगदान है? तो वो है आपका बाणवंशी शासकों का। पांडुवंशियों के बाद यहाँ पे कौन सा वंश आता है? बाण वंश। और एक्चुअल में ये बाण वंश जो है वो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का अंतिम वंश भी है। क्लियर है? मूलतः आंध्र प्रदेश के रहने वाले बाण वंश के संस्थापक कौन थे और उनकी राजधानी कौन थी? तो बाण वंश के संस्थापक था महामंडलेश्वर मल्लदेव और इनकी राजधानी थी आपकी पाली। ठीक है, ये मेनली आंध्र प्रदेश से इधर आए थे, ऐसा कहा जाता है, मतलब स्रोत ऐसा बताते हैं। 9वीं सदी में पाली के प्रस्तर मंदिर शिव मंदिर का निर्माण किस बाणवंशी शासक ने करवाया? तो ये विक्रमादित्य ने करवाया। और ये विक्रमादित्य, जिसको विक्रमादित्य जयमेऊ इसका पूरा नाम है, इसने जो आपका पाली में शिव मंदिर का निर्माण करवाया, आगे चल करके कलचुरी शासक जाजलदेव प्रथम ने इसका जीर्णोद्धार करवाया, मतलब डेंटिंग पेंटिंग करवाया भाई आगे चल करके। ठीक है, बाण वंश के अनेक शिलालेखों में राजा विक्रमादित्य की पहचान किसी अन्य नाम से की गई है, तो वही जयमेऊ कहा गया, अभी जो मैंने आपको बताया जयमेरू या जयमेऊ नाम से मिलता है। ठीक है, त्रिपुरी के किस कलचुरी शासक ने विक्रमादित्य या इस जयमेऊ को पराजित कर बाण वंश को समाप्त कर दिया? तो वो है त्रिपुरी का कलचुरी शासक शंकरगढ़ द्वितीय। इसने बाण वंश को हराया, विक्रमादित्य को पराजित किया और यहाँ पे कलचुरी वंश की नींव डाली। और जहाँ से कलचुरी वंश आता है हम किस इतिहास के रूप में पढ़ते हैं? छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास के रूप में पढ़ते हैं, जिसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। कलिंग के सोमवंश की राजधानियाँ कौन कौन सी थी? यहाँ पे कलिंग के सोमवंश के बारे में पूछा गया है ना। देखो, आपका जो दक्षिण कोसल का सोमवंश मेन वो अलग है, मैकल का सोमवंश अलग है, कलिंग का सोमवंश अलग है। तो कलिंग वंश की राजधानियाँ 3 नाम याद रखना, विनीतपुर, यतातीपुर और भुवनेश्वर। ठीक है, शिवगुप्त को छोड़कर शेष सभी कलिंग सोमवंशी शासकों ने मुख्य रूप से कौन सी उपाधि धारण की थी? त्रिकलिंगाधिपति। एग्जाम में कई बार पूछा है ना। कहाँ के सोमवंशी शासक त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे? तो उड़ीसा के सोमवंशी या कलिंग के सोमवंशी शासक त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, लेकिन किसको छोड़कर? ये एक नया क्वेश्चन बन सकता है, शिवगुप्त को छोड़कर। त्रिकलिंग क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन से भूभाग आते थे? तो त्रिकलिंग मतलब 3 क्षेत्र, कौन कौन सा? दक्षिण आपका छत्तीसगढ़ का दक्षिण वाला क्षेत्र, उड़ीसा का पश्चिमी क्षेत्र और आंध्र प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र इसमें आता था। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत सोमवंशी राज्य किन प्रमुख इकाइयों में बटा हुआ था? तो ये जो सोमवंशी राज्य था इसमें सबसे ऊपर आता था आपका विषय, उसके बाद भुक्ति, उसके बाद मंडल और सबसे नीचे जो इकाई थी वो थी आपका खंड। विषय, भुक्ति, मंडल और आपका खंड। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का क्विक रिवीजन सीरीज़ है वो इसी के साथ मैं इसका यहाँ पे पूर्णाहुति करता हूँ, एंड करता हूँ। आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा।
कम समय में पूरे के पूरे सिलेबस को, पूरे के पूरे मोस्ट आईएमपी डाटा को रिवाइज करने में ये श्रृंखला हमारी जारी रहेगी। बाकी टॉपिक, बाकी विषय पर भी हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, आप फीडबैक ज़रूर देना, कमेंट ज़रूर देना। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा जो है घर से बाहर था, इसीलिए जो है मैं फेसलेस जो है ये आपका वीडियो अपलोड किया हूँ। आई होप ये भी आपके लिए काफ़ी जो है आपका हेल्पफुल साबित होगा। इसका नोट्स ज़रूर डाउनलोड कर लेना। कहाँ से मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल से इसका नोट्स जो है मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर ये जो QR है आप इसको स्कैन करके डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। वर्तमान में जितने भी आपके वैकेंसीज़ हैं उन सभी के ऑनलाइन कोर्स हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। एप्लीकेशन आप हमारे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो स्कैनर है इसको स्कैन करके भी डायरेक्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे व्हाट्सअप कीजिए, आपको सभी का लिंक मिल जाएगा। मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।